दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की लाइफ कोच। दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी संविधान का मसौदा बनाने के लिए। तो आज के दिन यानी 29 अगस्त को डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान समिति का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया था और 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, उसने संविधान सभा के सामने संविधान को प्रस्तुत किया था। इसीलिए 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और इसके शुरुआत में एक उद्देश्य का एक प्रस्तावना या एक प्रम्बल दी गई है। वो जो प्रम्बल है वो संविधान की मूल भावना को बताती है, जो संविधान के आदर्श हैं उनके बारे में बताती है। दरअसल संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देश्य का है, उससे 4 बातों का पता चलता है। पहली बात जिसका पता चलता है वो है संविधान यानी संविधान का या सत्ता का स्रोत। नंबर दूसरी जो बात जो पता चलती है संविधान की प्रस्तावना से, वो पता चलती है शासन का प्रकार, शासन किस तरह का होगा। नंबर तीसरी जो बात चलती है, जो शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या होगा। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो शासन प्रणाली के उद्देश्यों को भी बताती है। इसके अलावा चौथी बात जो हमारी प्रस्तावना में आती है वो आती है संविधान को स्वीकार करने की और उसे क्रियान्वयन करने की तिथि के बारे में। तो इन बातों का उल्लेख प्रस्तावना करती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, यानी जो संविधान का स्रोत है वो भारत की जनता है, सत्ता का जो स्रोत है वो भारत की जनता है, मूल शक्ति जो है भारत की जनता के हाथों में है। तो संविधान का स्रोत भारत की जनता। तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरुआत होती है उसकी। दूसरी बात हम करते हैं संविधान के उद्देश्यों के बारे में। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत अब किसी राज्य के अधीन नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। वो जो भारत के अंदर की जो चुनौतियां हैं, भारत के अंदर की जो समस्या हैं, उनसे निपटने में सक्षम हैं और भारत देश से जो बाहर की जो शक्तियां हैं, भारत की जो सीमाओं की जो रक्षा है उसको करने में भी वो खुद सक्षम है। यानी जो संप्रभुता संपन्न का मतलब ये है कि भारत अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनसे निपटने में और देश के अंदर जो शक्तियां हैं, विघटनकारी शक्तियां, उनसे निपटने में सक्षम है और देश के बाहर जो विघटनकारी शक्तियां उनसे भी निपटने में वो सक्षम है। अपनी देश की रक्षा करने में वो खुद सक्षम है। संप्रभुता संपन्न का मतलब ये है। दूसरी बात आती है समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये है कि अब जो ऊंच नीच की जो खाई है उसको पाटने का प्रयास किया जाएगा। समाजवाद मतलब जो गरीबी अमीरी की जो भेद है उसको मिटाने की कोशिश की जाएगी, गरीबों का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, यानी जो हमारा देश है वो सभी धर्मों को समान प्राथमिकता देगा। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है एक तरह से सभी धर्मों के बारे में, सभी पंथों के बारे में वो निरपेक्ष रहेगा। आप चाहे हिंदू धर्म को मानते हैं, चाहे मुस्लिम धर्म को मानते हैं, चाहे ईसाई धर्म को मानते हैं, चाहे पारसी धर्म के मानते हैं, जो भारत का संविधान है वो सभी धर्मों के बारे में निरपेक्ष है। वो सभी धर्मों को समान तरीके से देखता है। संविधान में एक ऐसे राज्य की कल्पना की गई है जहां सभी लोग समान हों और
राज्य का अपना कोई धर्म न हो, वो सभी धर्मों को समान रूप से देखे। अगला जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता के ही प्रतिनिधि, जनता जो है अपने बीच से ही प्रतिनिधि चुनेगी। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए शासन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। इसमें जनता ही चुनाव करती है। आप जानते हैं, चाहे वो एमपी चुना जाता है तो जनता अपने बीच का ही एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है, वोट डालती है और उसको प्रतिनिधि चुनती है ताकि वो आप अपने अधिकारों की आवाज़ उठा सके। चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे अपना एक प्रतिनिधि चुनती है जनता। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, इसमें जनता के प्रतिनिधि ही चुने जाते हैं जनता के द्वारा और वही शासन करते हैं। वन वोट वन वैल्यू की बात है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, सबका जो है एक वोट है। इसके अलावा अगला जो शब्द है वो है गणतंत्रात्मक। पहले ऐसा होता था कि राजाओं के जो बेटे होते थे वही राजा बन जाते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जितनी बार रानियाँ थी ना, सबको भांज कर दिया। अब जनता का प्रतिनिधि, जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, जनता का प्रतिनिधि चुना जाएगा जनता के द्वारा और वही राज करेगा, जनता जिसको लाइक करेगी। तो पहले जो व्यवस्था थी कि राजा का बेटा राजा ही पैदा होगा, तो वो व्यवस्था ख़त्म हो गई। इसको बोलते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो संविधान के ये 5 शब्द, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला शब्द है संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न का मतलब ये है कि भारत अंदर की चुनौतियों से, देश के अंदर की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है और देश के बाहर की जो चुनौतियाँ उनसे निपटने में भी सक्षम है, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। संप्रभुता संपन्न। दूसरा समाजवाद। समाजवाद का मतलब है जो अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव है, उसकी जो खाई है, उसको मिटाने का प्रयास किया जाएगा। नंबर तीसरी बात है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि राज्य सभी लोगों को, सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखेगा और वो धर्म वगैरह के मामले में निरपेक्ष होगा। और अगला जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि जनता के लिए, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनेगी और वो शासन करेंगे। वन वोट वन वैल्यू। और इसके अलावा गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का मतलब ये है जो रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा कहलाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी अमीर है, गरीब है, वो कोई भी सांसद बन सकता है, एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। एक पंचर लगाने वाले से लेकर साइकिल चलाने वाला तक, एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये संविधान की ताकत है। तो ये 5 शब्द हैं, ये 5 शब्द ही संविधान का मूल ढांचा है। संविधान का जो मूल स्वरूप है वो इन 5 शब्दों से ही प्रकट होता है। 42वां संशोधन हुआ था संविधान का। 42वें संविधान संशोधन में ये जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हैं वो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो शब्द हैं ये संविधान के मूल ढांचे को व्यक्त करते हैं। और जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, वो सत्ता के स्रोत को बताता है, वो संविधान के स्रोत को बताता है कि असली स्रोत संविधान की जनता है। संविधान जनता को ही जो ताकत है वो दी गई है, असली जो शक्ति है वो जनता को दी गई है। आगे की जो 4 बातें हैं वो संविधान के उद्देश्य को प्रकट करती हैं। पहली बात है देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, सभी नागरिकों को
विचार, सभी नागरिकों को विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो उद्देश्य संविधान प्रकट करता है वो करता है विचार, मत, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा जो संविधान का उद्देश्य है वो है पद और अवसर की समानता देना। पद और अवसर की समानता देना। संविधान सभी को पद और अवसर की समानता देता है। और चौथी जो बात है, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए उनमें बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना। तो हमारा जो भारत का संविधान है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहे और उनमें भाईचारा कायम रहे। तो ये अखंडता शब्द है, ये संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। चलिए अब बात करते हैं संविधान के मूल्यों के बारे में। तो भारत की प्रस्तावना में जो संविधान के मूल्य दे रखे हैं वो दे रखा है न्याय का मूल्य। न्याय, देखिए जो समानता को, जो स्वतंत्रता का अधिकार है नहीं, वो न्याय के बिना अधूरा रहेगा। हमारे देश का जो सबसे बुनियादी जो मूल्य है, हमारे संविधान का जो सबसे बुनियादी मूल्य है वो है न्याय। अगर न्याय ही नहीं होगा तो समता स्वतंत्रता किसी काम की नहीं है। इसलिए सबसे बुनियादी जो मूल्य है वो न्याय है। और जो हमारा संविधान है वो सामाजिक न्याय की और आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि सभी जो वर्ग हैं, सभी जो जाति हैं, उनमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं की जाएगी। सभी को समानता का दर्जा दिया जाएगा। जो हमारा संविधान है वो सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी के साथ कोई सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के समान उन्नति का और समान विकास का उनका जो है ध्यान रखा जाएगा। ये है सामाजिक न्याय। अब आ जाओ आर्थिक न्याय पे। आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय का कोई मूल्य नहीं है। अगर गरीब और अमीर में भेद पैदा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो आर्थिक न्याय नहीं हो पाएगा। आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक न्याय का कोई मतलब नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब है धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं की जाएगी, कोई भेद नहीं किया जाएगा। और कोई आदमी अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है वो शोषण करेगा। तो ये आर्थिक न्याय की बात है और सब लोगों को अमीर बनने का अधिकार है। हमारा संविधान आर्थिक न्याय की बात करता है, सबको अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का, सभी को अमीर बनने का अधिकार है। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय के बारे में। भाई राजनीतिक हमारे संविधान में तमाम स्वतंत्रताओं का, तमाम मानव अधिकारों का, तमाम मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति उनका दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो ये हमारे लिए राजनीतिक न्याय के लिए ये व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब बात करते हैं अगले मूल्य के बारे में। अगला मूल्य है स्वतंत्रता का। हमारे भारत के संविधान में तमाम स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, चाहे वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैटर हो, चाहे वो कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का मैटर हो, चाहे वो कोई रोजगार करने का मामला हो, चाहे कोई वो सोसाइटी संघ बनाने का मसला हो, चाहे वो बिना शस्त्रों के कहीं एकत्रित होने का मसला हो। हमारा जो संविधान है वो तमाम स्वतंत्रताओं की बात करता है, मानव स्वतंत्रताओं की बात करता है। तो ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भी हमारे संविधान का एक मूल्य है।
तो हम संविधानों के मूल्यों पर बात कर रहे हैं। तो संविधान का पहला मूल्य हुआ न्याय। न्याय में हमने बात की सामाजिक न्याय के बारे में, आर्थिक न्याय के बारे में, राजनीतिक न्याय के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता के बारे में हमने बात की तमाम तरह की स्वतंत्रताओं की। और संविधान में एक स्पेशली जो संविधान के आर्टिकल 25 से 28 हैं, वो स्पेशली धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। तो इसमें सदाचार का, स्वास्थ्य का और नैतिकता का, सदाचार का, सार्वजनिक व्यवस्था का और स्वास्थ्य का, इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए आदमी अपनी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको भी बरकरार रख सकता है। और इसका भी हमारे संविधान के जो आर्टिकल 25 से 28 हैं उनमें स्पेशली वर्णन किया गया है। ये जो है विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। अब बात करते हैं अगले मूल्य के बारे में। अगला मूल्य है समता का। समता का मतलब संविधान में जो गैर बराबरी है, जो छुआछूत है, उसको समाप्त किया गया है और सभी लोगों के लिए एक समानता का अधिकार दिया गया है। और कानूनी रूप से भी सभी लोग, विधि के समक्ष भी सभी लोग समान हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में भी सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी का अवसर मिलता है। और आर्थिक रूप से हम अपनी योग्यता और अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार हमें वेतन पाने का अधिकार है। तो ये हमारा समानता का अधिकार है। इसके बाद अलावा बात आती है बंधुत्व के बारे में। हमारा जो देश है उसमें तमाम जाति के, तमाम वर्गों के, तमाम धर्म संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन जो भाईचारा है वो हमारी मूल पहचान है। भाईचारा है वो हमारी शक्ति है। और ये हमारा जो संविधान है हमें भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देता है। और राज्य भी ऐसी नीतियों का निर्माण करता है जिससे आपसी भाईचारा सुदृढ़ रहे। अब बात करते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में। दरअसल सबसे पहले व्यक्ति की गरिमा की बात है, व्यक्ति के सम्मान की बात है। जब व्यक्ति का सम्मान है तो देश की एकता अखंडता उससे मजबूत होगी, उससे भाईचारा बढ़ेगा। और देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है व्यक्ति की गरिमा, वो है भाईचारा। तो भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और जो बंधुता है ना वो हमारी देश की एकता को, अखंडता को मजबूत करती है। तो मैं बात कर रहा था भारत के संविधान के मूल्यों के बारे में। भारत के संविधान के मूल्य हैं न्याय, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो। मैं बात कर रहा था समानता की, समानता, समता जिसको वो कहते हैं, मतलब उसमें चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, सब लोगों को समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष भी सब लोग समान हैं और सभी लोगों को तरक्की के लिए भी समान अवसर की, और उसकी जो योग्यता है उसके अनुरूप, उसकी जो क्षमता है उसके अनुरूप अवसर उसको उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था संविधान में है। इसके अलावा स्वतंत्रता की बात है, सभी लोगों को कहीं भी आने की, जाने की, बस जाने की, अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की और वाक और अभिव्यक्ति की, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की, ये तमाम तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं। और हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी दी है, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसके अलावा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए भाईचारे का हमारा मूल्य है। और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, तो ये संविधान के मूल्य हैं। इन मूल्यों पर संविधान हमारा टिका हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हमारे जो संविधान के मूल्य हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, ये जो है संविधान को समझने की, उसकी मूल भावना को समझने की, उसको मूल्यों को समझने की एक कुंजी है। बेरुवारी केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, उसको संविधान का पार्ट नहीं माना था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। भारत की अदालतें जब भी कोई डिसीजन देती हैं संविधान के प्रकरण में, तो वो संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखती हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसको चाहे उद्देश्य का कहिए या प्रम्बल कहिए। ये संविधान के मूल ढांचे को व्यक्त करती है, ये संविधान की शासन व्यवस्था को बताती है किस तरह की होगी, ये संविधान की तारीख को भी बताती है कि ये कब से अंगीकृत किया गया, और ये संविधान के जो मूल्य हैं उनको भी प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें अवश्य अवगत कराएं और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।